Hello everyone, welcome back to the Crazy Aspirants YouTube channel once again. Today I will be covering the second part of the static GK and the PYQ series, and you guys can go through the first part. That part also include I think 10 to 15 questions that are important for the FCAT perspective, and not only for the FCAT, for all the competition exam where the static GK is asked. ठीक है, सो इस पार्ट में भी हम PYQs और उसके अलावा कुछ फैक्ट्स जहाँ से कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते आ रहे हैं, दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस सेकंड पार्ट. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू गाइज find it useful and informative, then do like and subscribe the channel. So let's start with the video. First question says, Constitution of India was adopted by Constitution Assembly on. Again PYQ है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. दो तरीके से क्वेश्चन घुमाया जाता है ये वाला. फर्स्ट थिंग अडॉप्टेड, सेकंड वाज फॉर्म्ड. ठीक है, हमसे पूछा गया अडॉप्टेड, तो अडॉप्ट किया गया था, पता होगा आपको सबको, 26 जनवरी 1950. और बन के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949. ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, देन ऑप्शन टिक करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन केम इन टू इंडिया इन विच ईयर? अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इवेंट्स. ठीक है, तो कब हुआ था? केम टू इंडिया. इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से घुमाया जाता है, लेकिन हमारे लेवल पे ऐसे नहीं घुमाया जाएगा. केम टू इंडिया इन 1928 होगा. और बेसिकली साइमन कमीशन बना कब था? 1927 में. ठीक है, और इसी के टाइम पे लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, लाठी चार्ज कर दी गई थी उनके ऊपर. ठीक है, जिसका रिवेंज भगत सिंह ले रहे थे. थोड़े इंसिडेंट आपको पता होंगे, आई विल नॉट गो इन डेप्थ. ठीक है, और बन के ये 1927 में बना था, 1928 में आया था. और बेसिकली ये साइमन कमीशन बना क्यों था? क्योंकि एक आपको पता होगा मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर मोंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1999, इसके टाइम पे डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी गई थी. वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं इंडिया में, वर्केबल है भी या नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट, उसके लिए बना था ये साइमन कमीशन. और इसका बॉयकॉट क्यों हुआ था? क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे सारे के सारे क्या थे? ब्रिटिशर्स थे. इस वजह से गो बैक साइमन के स्लोगन्स और नारे लगे थे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजंस आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अगेन PYQ है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें ली गई हैं कौन सी कंट्री से ली गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा पॉलिटिकल साइंस से, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं. तो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कहाँ से लिए गए हैं? कॉस जर्मनी से ही. ठीक है, और इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? सीडीएस पर्सपेक्टिव से काफ़ी डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा. मैं थोड़ा बता देता हूँ. 352 आर्टिकल, 356 आर्टिकल एंड 360. 52 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, इसके अंदर स्टेट इमरजेंसी बोल लो या फिर प्रेसिडेंट रूल बोल लो. इसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी नहीं लगी है. ठीक है, प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल के अंदर आते हैं. ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेशनल इमरजेंसी किन किन कारणों से लगती है, सीडीएस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. फिर भी बता देता हूँ, एक्सटर्नल एग्रेशन और क्या था? आर्म्ड रिबेलियन. ये वर्ड चेंज किया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था ये वर्ड चेंज, ये तुम खुद सर्च करोगे. इससे पहले क्या होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, और क्या है? और ड्यूरिंग वॉर. ठीक है, एक बार सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर लेना. कोई चीज़ में से स्किप हो गई या फिर गलत हो गई हो, देन डू करेक्ट मी ऑल्सो. और एक क्वेश्चन जो प्रेसिडेंट रूल है यहाँ से पूछा जाता है, क्या जो ये प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग ही यूटीज़ और स्टेट सब में लगाया जाता है? नहीं, जो 356 आर्टिकल है इसके अंडर प्रेसिडेंट रूल सिर्फ स्टेट्स में लगता है. यूटीज़ का अलग से प्रोविज़न होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से एक क्वेश्चन और डायरेक्टली जो स्टैटिक में पूछा जाता है, ये कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे क्या होता है? हाई कोर्ट
जो होती हैं स्टेट के अंदर, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता प्रेसिडेंट रूल का। उनकी फंक्शनिंग एज इट इज़ चलती रहती है, उसके अंदर सेंटर या सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं आता है प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे भी। ठीक है। और एक और स्टैटिक क्वेश्चन 356 आर्टिकल से ही, कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे आज तक प्रेसिडेंट रूल लगा ही नहीं है? तो हमारी दो ऐसी स्टेट हैं, फर्स्ट छत्तीसगढ़ एंड सेकंड कौन सी है? छत्तीसगढ़ हो गई एंड सेकंड है तेलंगाना। इनके अंदर आज तक प्रेसिडेंट रूल लगा ही नहीं है। ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या लिया है? जैसे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए हैं, रूल ऑफ लॉ यूके से, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हमने पोस्ट ली है कैग की, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। कैग कम्स अंडर विच आर्टिकल? 140। और सबसे पहला कैग कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है, नरहरि राव। ठीक है। ये यहाँ पे स्पेस की वजह से मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, कैग का आर्टिकल और सबसे फर्स्ट कैग कौन था। ठीक है। और ये पोस्ट कहाँ से ली गई थी? यूके से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 3 के अंदर सबको पता होगा, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 के अंदर डीपी एसपीस, और पार्ट 4A के अंदर, हाँ यहाँ पे आएगा, पार्ट 4A के अंदर आती है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इनको इंडक्ट किया गया था? कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट 1976। अब यहाँ से मैं कुछ अमेंडमेंट्स आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको कवर करने हैं। एक तो फर्स्ट अमेंडमेंट, उसके बाद कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए? फर्स्ट हो गया, फिर एक 86th, 73rd, 74th, 42 हो गया, 44th। ठीक है। 101। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके अंदर। तो ये सब के आपको गो थ्रू करना है कि कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू कौन से ईयर में हुआ था और क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। ठीक है। मैं इनके डेप्थ में नहीं जाऊँगा वरना काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है। पार्ट 20 इसके अंदर क्या होता है? अमेंडमेंट्स। हमारे जो अमेंडमेंट बिल जो लेके आए जाते हैं वो किसके अंदर आते हैं? पार्ट 20 के अंदर। अमेंडमेंट का कौन सा आर्टिकल होता है ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस में। 368 आर्टिकल है अमेंडमेंट के लिए, और पार्ट कौन सा है? 20। ये एसएससी स्टेनो में आया था कि अमेंडमेंट का पार्ट कौन सा है। ठीक है। 10, 15, 16, 17, 18 के अंदर क्या आते हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, वहाँ ये फैक्ट स्किप हो गया। तो पार्ट 18 के अंदर आता है हमारे इमरजेंसीज या फिर इमरजेंसी प्रोविजंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 10th शेड्यूल वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये PYQ है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कौन कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू हमने 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट 1985। ठीक है। इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था, इसके लिए आप डेफ में पढ़ोगे, आपके CDS में काम आएगा। ठीक है। 44th अमेंडमेंट आपने पढ़ना है, 42nd आपने पढ़ना है। ये कुछ नहीं है। 42nd अमेंडमेंट 1985, उस टाइम पे किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है। राजीव गांधी, जिसे हिंदी में दल बदल कानून भी बोला जाता है। और हमारे स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था टोटल 8 शेड्यूल थे, और अब कितने हो गए हैं? 12। अब 9th शेड्यूल कौन सा अमेंडमेंट से आया? 10th आपको पता चल गया कौन से आया, 11th कौन से आया था, और 12th कौन से आया था। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 9th फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था, और फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951। फर्स्ट अमेंडमेंट आपका होमवर्क भी था, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है। 10th आपको पता चल गया। 11th में आया था पंचायती राज सिस्टम। अमेंडमेंट कौन सा था? 73rd अमेंडमेंट 1992। कहीं पे 1991 भी लिखा मिलता है। ठीक है। ये कई बार वो होता है, ये वो डेट होती है जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हुआ था, जिस दिन वो बिल पास हुआ था। इसके अंदर आता है पंचायत राज सिस्टम, और इसके अंदर पंचायत के सब्जेक्ट्स कितने हैं टोटल? CDS में 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा। तो पंचायत के हैं 29 सब्जेक्ट्स, जिनके ऊपर
वो कानून या फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं। और 12th के अंदर क्या है, 12th के अंदर है म्यूनसिपैलिटीज़ का, और म्यूनसिपैलिटीज़ के सब्जेक्ट कितने हैं, 18 सब्जेक्ट्स। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर, इंपॉर्टेंट PYQ है 1960 के अंदर। आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इसका कवर किया है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा। किस किस के बीच में साइन हुई थी, अयूब खान एंड पंडित नेहरू। ठीक है। कौन कौन सी रिवर है आपको पता होना चाहिए, इंडस, झेलम, चेनाब, और उसके अलावा सतलुज, रावी, ब्यास। ठीक है। इनका वाटर क्या है, 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। ठीक है। इनका स्टार्टिंग में रेशो था कि 80% इंडिया, 20%, कि जब तक पाकिस्तान कैनाल सिस्टम नहीं बना लेता जब तक इसका वाटर भी थोड़ा सप्लाई होगा। ठीक है। लेकिन ये कम्प्लीटली है हमारे अंडर आते हैं, इनके ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल आर इंजॉयड बाय सिटीजन्स इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। हाँ, एमरजेंसी प्रोविजंस के टाइम पे, ये भी मैं बताना भूल गया था, कौन कौन से हैं वो आर्टिकल्स जो एमरजेंसी के टाइम पे भी सेंटर हमसे टेक अवे नहीं कर सकता, कौन से हैं। ऑप्शन क्या होगा, बोथ बी एंड सी, 21 एंड 20। ठीक है। 21 और 20 आर्टिकल्स क्या है, आप देखो आर्टिकल्स आपने 14 से लेके वैसे तो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक स्टार्ट होते हैं। ये सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। 12, 13 में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी जहाँ से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी से। ठीक है। वहाँ से 14th आर्टिकल सबसे पहले आता है, उसके बाद 35 तक आपके टेस्ट पे होने चाहिए कि कौन सा आर्टिकल के अंदर कौन सा प्रोविजन है। ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे CDS में भी सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे यही लगा था, तो CDS ने पूछा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ कम्स अंडर विच आर्टिकल, इक्वालिटी ऑफ लॉ। ठीक है। सिंपल सा डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल। आर्टिकल 14 के अंदर आते हैं, तो 15, 16, 17, 18 के अंदर क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ये FCAT का PYQ नहीं है, ये मैंने SSC के एग्ज़ाम में देखा था, लेकिन फर्स्ट था इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसमें भी सीरीज़ में भी इंक्लूड कर दिया है। तो फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, सबसे पहले चेयरमैन आपको पता होगा, नीति आयोग को हमारे चेयरमैन कौन होते हैं, हमेशा हमारे PM होते हैं। और नीति आयोग के फर्स्ट चेयरमैन पूछा जाए तो कौन होंगे, ऑब्वियसली मोदी जी होंगे, क्योंकि नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 2015 में आया था ना। हाँ, 1 जनवरी 2015 में ये आया था, तो चेयरमैन तो मोदी जी होंगे। ठीक है। और वाइस चेयरमैन अभी इसके शायद चेंज भी हुए हैं, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, इनका नाम है सुमन बेरी, ये बने अभी। लेकिन इसने पूछा है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन थे, और नीति आयोग ने रिप्लेस किसको किया था, ये भी पूछा जाता है। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, जिसके अकॉर्डिंग हमारे आई थिंक 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं, फिर उसके बाद नीति आयोग आ गया है। क्वेश्चन है फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद पंगारिया। ठीक है। हाँ, ये लिखा हुआ है MC सीटावेल्ड, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, FCAT के अंदर ही पूछा गया है कि हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। ठीक है। हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे MC सीटावेल्ड, और इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल कितने आर्टिकल्स के अंडर आता है, 76 आर्टिकल के अंदर अटॉर्नी जनरल आता है। और अटॉर्नी जनरल होता कौन है, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इनका जो टर्म होता है उसको कौन हटा सकता है, या फिर कितने टाइम तक वो रहते हैं, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहें इनको रख सकते हैं, जब चाहे वो हटा सकते हैं। ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, एक तरीके से एडवाइजरी पोस्ट है ये। जब भी गवर्नमेंट को किसी भी लीगल मैटर में इनका क्या डिसीजंस वगैरह चाहिए होते हैं बनाने के लिए, तो इनकी राय ली जाती है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शंस का पूरा प्रोसीजर, कौन से आर्टिकल्स, कौन से अमेंडमेंट वगैरह जो भी रिलेटेड है इनके इलेक्शन से, सबको आपको पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट का अपने नोट्स में एक अलग से कॉलम बना लो, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट की पावर्स, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे क्या है, नॉट क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द लोकसभा
क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द राज्यसभा सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होता है कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए उनके एज के। ये दो तो कंफर्म है, कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है और इसीलिए ये क्वेश्चन सीडीएस में आया है। ठीक है, तो क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा होने चाहिए वो, ठीक है, राज्यसभा के नहीं होने चाहिए, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो इसका नोट पूछा है तो कौन सा आंसर होगा। कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, नोट को स्किप कर देते हैं, सबसे पहले दिखा 35, यही ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। सबसे पहले प्रेसिडेंट का मेन आर्टिकल पता होना चाहिए 52। अब इलेक्शंस चल रहे हैं इनके, तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 54 के अंदर। और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर होता है, 61 आर्टिकल के अंदर। और प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती हैं जो गवर्नर से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो उस पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के आते हैं, पार्डनिंग पावर कम्स अंडर आर्टिकल 72। ठीक है, और फैक्ट्स आप देख लेना, बुक वगैरह से काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, जो मुझे ध्यान आया तो मैंने आपके कवर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सन। अब थोड़ा साइंस से मान लो या फिर जनरल अवेयरनेस से मान लो, या डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है हाइड्रोजन और हीलियम का। ठीक है, ये आई थिंक 2:1 और 3:1 किस रेशो में कंबाइन करते हैं ये आप चेक कर लेना, लेकिन हाइड्रोजन और ये 2:1 होगा शायद इनका। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है उसके अंदर प्रोसेस। अब जो साइंस बैकग्राउंड से उनको पता होगा फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस, लेकिन ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन कोरोना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरी डैम इज ऑन विच रिवर। अगेन PYQ है, लेकिन PYQ में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि विच इज़ द हाईएस्ट डैम। ठीक है, हाईएस्ट डैम इंडिया में तो है ही है, वर्ल्ड में भी ये हाईएस्ट डैम है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तेहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर। और कहाँ पे है, यूके, यही यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं, उत्तराखंड। ठीक है जनाब, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी, इंडस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा इन विच ईयर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्टा सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1975 के अंदर। डायरेक्टली आप इसे याद कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अगेन जितने भी टाइप के रेवोल्यूशन है, ब्लैक है, वाइट है, राउंड है, ऑरेंज है, जो भी है, सारे रेवोल्यूशंस आपको पता होने चाहिए, आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए था, यहाँ पे लेदर में कंफ्यूज हो जाओगे, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। और जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर। ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभी CDS इतना सिंपल पूछ लेता है। फर्टिलाइजर्स के लिए कौन सा रेवोल्यूशन है, ग्रे रेवोल्यूशन। और लेदर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, ब्लैक आई थिंक ब्राउन है इसका, फिर ब्लैक पेट्रोलियम का है तो लेदर का है ब्राउन। ठीक है, और वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड आपको पता ही होगा, फूड ग्रेन्स और मिल्क प्रोडक्शन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कानवा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हुम। वांग हो क्या है, कुछ नहीं है। अशोका नहीं है, पुष्पमित्र शुंगा नहीं है, तो आंसर क्या होगा, वासुदेव। डायनेस्टीज़ के फाउंडर पहले ही मैंने बताया, जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं उनके फाउंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वासुदेव। डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है और ये भी PYQ है। ठीक है, क्योंकि जो मान लो 18 क्वेश्चन आएंगे, 18 में से 10 से 12 सबको पता होते हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रेवलर फाइयान केम ड्यूरिंग द राइन ऑफ। अगेन फाइयान फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर था जो इंडिया में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है। चाइनीज ट्रेवलर और किसके टाइम पे आया था, देखो जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा को कंफ्यूज कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे। तो चंद्रगुप्ता वन वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। और
फायन किन के टाइम पे आया था? चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे, ठीक है। और इनको इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना। समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाँ, इनके बारे में एक यूलॉजी लिखी गई है। यूलॉजी वर्ड का आपको मीनिंग पता होगा, मैं बताता हूँ। यूलॉजी लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति कहाँ पे है ये? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पिलर्स वगैरह में ये मिलती है। देख, प्रशस्ति या फिर यूलॉजी, यूलॉजी होता है मतलब जब हम किसी की तारीफ़ के लिए कुछ वर्ड्स या फिर कुछ चीज़ें लिखते हैं तो उसे यूलॉजी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम स्पीच ऑफ एडमायरेशन, जो एग्जैक्ट वर्ड होता है इसका। तो समुद्रगुप्ता की जो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में जो मिलती है, इनकी यूलॉजी इनके बारे में, वो लिखी किसने थी? ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्ता की जो यूलॉजी थी या फिर प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरीश सेना या हरीश सेन, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे, कोर्ट के पोएट थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन समुद्रगुप्ता से आता है कि कौन से ऐसे रूलर हैं जिनकी वीणा बजाते हुए सिक्कों के ऊपर फोटो है, ठीक है। वीणा बजाते हुए देख लेना, वीणा बजाते हुए कौन से रूलर की फोटो है? वो है समुद्रगुप्ता की। सो कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता ने एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी जिसके लिए इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो यूनिवर्सिटी भी आप फाउंड करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का सेंटर हुआ करती थी वो, कुमारगुप्ता का नाम, इसीलिए इनसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, दैट यू विल सर्च, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फूल्स गोल्ड? अगेन साइंस के बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, पीओपी। इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में भी आते हैं और एफकेट में भी डायरेक्टली स्टैटिक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड किसे बोलेंगे? FeS2 को, FeS2, इसे और क्या बोला जाता है? आयरन पायराइट, ठीक है, क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है तो सबको लगता है यही सोना है। और हाँ, एक और जो आयरन की और होती हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि हाईएस्ट कंटेंट कौन से के अंदर होता है, जैसे हेमेटाइट होती है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये मैग्नेटाइट जो इसकी आयरन की ओर है, इसके अंदर हाईएस्ट कंटेंट होता है आयरन का, हाईएस्ट कंटेंट। ऑप्शन देके पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन? अराउंड 70% आयरन होता है इनके अंदर। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला भी क्या होगा? Fe3O4, क्योंकि आयरन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3। ये Fe2O3 है हेमेटाइट, ये है मैग्नेटाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? GST का टॉपिक आपके लेक्चर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब SSU में जाओगे वहाँ पे भी, GD वगैरह में भी कहीं ना कहीं GST के बारे में आपको A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए। और सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात कर देते हैं। यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और सबसे फर्स्ट कंट्री कौन थी इसको इम्प्लीमेंट करने वाली? फर्स्ट कंट्री थी फ्रांस। कई जगह मैंने देखा है वहाँ लिखा मिलता है कि इस GST को स्टार्ट करने वाली कंट्री भी फ्रांस थी, लेकिन नहीं, रियल में GST का जो ओरिजिन था या ओरिजिन जो कंट्री थी वो थी कनाडा, ठीक है। फ्रांस का नाम क्यों आता है? क्योंकि फ्रांस ने इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया था। GST फुल फॉर्म सबको पता हो गया आई थिंक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये किस टाइप का टैक्स है ये आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स, कितने कितने टाइप के टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। CDS में भी क्वेश्चन GST से पूछा जा चुका है, उसके 4 ऑप्शन देखना, काफ़ी मतलब दिमाग को घुमाने वाले ऑप्शन थे, ठीक है। तो GST के बारे में पता होना चाहिए आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ये भी PYQ है। और इसके अंदर ऑप्शन में एक और मैं बताऊंगा, वो दोनों PYQ हैं इसके। बर्लिन कौन से रिवर के ऊपर है? स्प्री रिवर के ऊपर है, ठीक है। वांग हो पहले ही बताइए, येलो रिवर, सोर ऑफ चाइना। येलो रिवर से इसका PYQ आया था कि येलो रिवर कौन सी है, या फिर सोर ऑफ चाइना भी बोला जाता है वांग हो रिवर को। पोटोमैक, पोटोमैक जो रिवर है उसके बैंक पर एक इम्पोर्टेंट शहर है, उसका नाम है वॉशिंगटन DC, ठीक है। हुरॉन, ये नॉर्थ अमेरिका की जो मिचिगन, हुरॉन, ओंटारियो, जो 5 रिवर्स है ना उनमें से एक है, ठीक है। तो ये PYQ है, बर्लिन इज ऑन द बैंक ऑफ स्प्री रिवर एंड वॉशिंगटन DC ऑन द पोटोमैक। कुछ
इंडिया के भी सिटीज़ हैं, वो भी कौन कौन से बैंक के ऊपर है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए पता होना चाहिए, खासकर यूपी के, जैसे अयोध्या हो गई, लखनऊ हो गई, ये सिटीज़ काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन विच ईयर? अगेन PYQ है, लेकिन PYQ में ईयर नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कौन सी गैस लीक हुई थी, ये पूछा गया था PYQ में। सो ईयर कौन सा था? ईयर था 1984, 2 दिसंबर 1984। और 2 दिसंबर को इस ट्रेजेडी के बाद से ही हमने एक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। क्या है उस डे का नाम? एंटी पोल्यूशन डे। ठीक है, 2 दिसंबर से क्यों स्टार्ट किया है? भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। और इसके 2 साल बाद ही एक डिजास्टर और हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर जिसे बोला जाता है, चेरनोबिल। ठीक है, और भोपाल गैस ट्रेजेडी और चेरनोबिल डिजास्टर ये आपके SSB के अंदर जो लेक्चरेट है, लेक्चरेट के अंदर डायरेक्टली टॉपिक आ जाते हैं, तो इसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ईयर कौन सा है? 19। और गैस इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ तो वहीं से था। तो गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। गैस का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में हुआ था, डेट भी एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाओगे कि एंटी पोल्यूशन डे क्यों मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजंस कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आप तो इस क्वेश्चन को आग बंद करके कर सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, पहले भी कवर कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के अंदर बताया था क्या है? अमेंडमेंट। और 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? PYQ। लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र। इसका क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, विच इज़ द मिट्योर लेक? मिट्योर लेक, तो वो भी लोनार लेक ही। और हम कंफ्यूज किसके साथ हो जाते हैं, एक लेक और है, लोकटक लेक, फ्रेश वाटर लेक है ये, लोकटक लेक। ये कहाँ पे है? ये है मणिपुर के अंदर। केरला, केरला के अंदर भी एक फेमस लेक है, वेम्बार्ड, बार्ड स्पेलिंग देख लेना, वेम्बार्ड लेक है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारा यहाँ पे केरला है तो ये इसकी शेप थोड़ी ऐसे है वेम्बार्ड लेक की। तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर है एक लेक का नाम आई थिंक चेटपुट। चेटपुट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है तमिलनाडु के। तमिलनाडु के अंदर एक फेमस बीच है जहाँ से क्वेश्चन आता है, मारियाना बीच। वो भी कहाँ पे है? तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर। ठीक है, क्योंकि चेन्नई के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का जो फर्स्ट स्टेज होता है PS, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, आप वहाँ पे जाओगे या आपको चेन्नई विजिट करने को मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे मरियाना बीच घूम के आ जाना। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट, ये PYQ है, ये आपको पता होनी चाहिए। सारी लेक बाकी भी पूछी जाती हैं, लेकिन FCAT पर्सपेक्टिव से लोनार और लोकटक 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? चंद्रयान 2 की बात की गई है, ये था, काफ़ी क्लोज दे दिया ना ये। ठीक है, तो इसका है एग्जैक्टली 22 जुलाई 2019 के अंदर। और चंद्रयान से ही जो PYQ आया था वो चंद्रयान 1 से था। ठीक है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 था 2008 के अंदर। और इसका एक जो व्हीकल था वो भी पूछा जाता है कि कौन से व्हीकल से इसे हमने लॉन्च किया था। तो PSLV-C11 वॉज द व्हीकल जिससे हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। एंड PSLV की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पोलर सिंक्रोनाइज्ड लॉन्च व्हीकल। और अभी एक SSLV का ट्रायल लास्ट स्टेज में फेल हुआ है, तो ये क्या था? शॉर्ट सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल ऐसे करके था, देख लेना, न्यूज़ में चल रहा था काफ़ी। ठीक है, लेकिन PSLV-C11 फर्स्ट चंद्रयान से, चंद्रयान 2 मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है, लेकिन फर्स्ट PYQ जो था चंद्रयान 1 का था, ईयर और कौन से व्हीकल से लॉन्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय होम? वाह क्या स्पेलिंग है। सो बुक भी इम्पोर्टेंट है, जिसने लिखी है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जितने भी नाम लिखे गए हैं ये सारी पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट है और इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुक्स ज़्यादातर जो पूछी जाती है, एक तो हिस्ट्री से पूछ ली जाएगी, या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी वो पूछ ली जाएगी, या फिर जिनको बुकर प्राइज़ मिला है।
बुकर प्राइज़ वाली बुक्स वो पूछी जाएंगी। इससे जब बाहर आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हाँ 2-3 बुक्स जो करंट अफेयर्स में रही हो और इम्पोर्टेंट हो, करंट अफेयर्स वाली बुक या हिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट बुक, जैसे मैंने पहले बताई थी कलब्रुन ने लिखी थी, उसके अलावा मृच्छकटिकम है, शूद्रक है, मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका, इस टाइप की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हिस्ट्री से वो पूछी जाएंगी, या फिर ये, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ की ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है। सो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अरुणधति रॉय, इन्होंने ये बुक लिखी है। अरविंद अडिगा, इनकी एक फेमस बुक है, अवार्ड विनिंग बुक है, द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब इन बुक्स को बुकर प्राइज़ मिला हुआ है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुणधति रॉय की मैंने बता दिया। और उसके अलावा एक बुकर प्राइज़ वीएनएस नायपॉल की एक बुक है, दैट यू गाइज विल सर्च एंड राइट इन योर नोट्स, ठीक है। ये 4-5 बुक आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और अभी एक बुक और न्यूज़ में थी, प्राइड एंड प्रिजुडिस, प्राइड एंड प्रिजुडिस, ये किसने लिखी है, ये लिखी है शशि थरूर, शशि थरूर ने, ठीक है। सो किसी भी टॉपिक से डरना नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं, उनको पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। यू गाइज विल रॉक इन द एफकेट एग्ज़ाम, ठीक है। आई थिंक हाँ यही लास्ट क्वेश्चन है, और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आई एम एंडिंग दिस सेकंड पार्ट, ठीक है। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, फर्स्ट पार्ट भी देखो, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्कोर 200+ इन एफकेट एग्ज़ाम, क्योंकि 200+ स्कोर करना इज़ वेरी मच ईजी, ठीक है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।